अस्सलाम वालेकुम बेटा, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 12 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें हम ऐसे चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करते थे जो चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में थे, और वो वाली फिजिक्स की ब्रांच का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम ऐसे चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है। तो यही चीज़ की जो स्टडी है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है, इसका नाम हमने क्या दे रखा है? आंसर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या बेटा इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, हमारी ज़िंदगी में करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है? तो आंसर है इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग जो है जदीद दौर के लोग कहलाते हैं। कैसे? आपको पता है, अगर बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ना होता, इलेक्ट्रिसिटी ना होती, हम कभी भी ये ट्यूबलाइट ना ऑन कर सकते, कभी एसी ना चला सकते, कभी ये मोबाइल से मैं वीडियो ना बना रहा होता, DSLR ना होता, ये माइक्रोफोन ना होता, बल्ब ना होता, एयर कंडीशनर ना होता, कोई मोटर पंप ना होता, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं बनी थी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, टीवी है, रेडियो है, आपका इंटरनेट है, इसके बाद कोई भी जो आप चीज़ चलाते हैं, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, इस तरह की जितनी भी बेटा चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को चलाने के लिए क्या चाहिए? आंसर है इनको चलाने के लिए करंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़ने हैं, मैं हर आर्टिकल को बेटा प्रैक्टिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, इसलिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी एग्जाम्पल्स दूं जिनका लिंक आपकी रूटीन लाइफ से हो, और उनकी हेल्प से आप लोग जो है कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ पाएँ। जो पिछला चैप्टर हमने स्टडी किया था उसमें मैंने किसी भी आर्टिकल को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत ही शौक़ है कि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूं। मेरे पास लैब भी है, मुझे बिल्कुल ये बचपन से शौक़ है। तो अब हर आर्टिकल को हम साथ साथ प्रैक्टिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी आर्टिकल्स होंगे, एक आधे आर्टिकल को छोड़कर हर आर्टिकल को हम प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा हर आर्टिकल को डिटेल्ड पढ़ाऊं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि BSc या MSc लेवल पे पहुंच जाऊं, क्योंकि बेटा मैं जिनको पढ़ा रहा हूं मेरे सामने स्टूडेंट्स FSc लेवल के हैं। तो जब उनका मैदा ही ख़राब है, मतलब वो FSc लेवल के हैं, तो उनको मैं हैवी डोज कैसे दे सकता हूं? उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो मैं FSc की लिमिट में रहकर आप लोगों को जो है मैक्सिमम डिलीवर करूंगा। अगर कोई इससे ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता है तो मेरा हर आर्टिकल का एक कंसेप्चुअल लेक्चर भी आएगा। हम उसमें सिर्फ जो है वो उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड हैं और डिटेल्ड हैं और कंसेप्चुअल हैं। आप उस लेक्चर को जाके सुन सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे लेक्चर्स होंगे इसमें मैं FSc की लिमिट में रहूँगा, FSc की बुक में रहूँगा, थोड़ा सा बाहर जाऊँगा, और जितना भी बाहर जाऊँगा उसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि वो बच्चे को समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला आर्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले बेटा हम डिफाइन करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद मोशन ऑफ चार्जेस। ये चार्ज पार्टिकल की मोशन को डील करती है, या इसमें हम उन चार्ज पार्टिकल को डिस्कस करते हैं जो कि मोशन में होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में उन चार्जेस के बारे में स्टडी किया था जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में थे, उसी तरह हम इस ब्रांच में उन चार्जेस को डिस्कस करेंगे जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, या हम ये देखेंगे उन चार्ज पार्टिकल को मोशन में कैसे लाया जा सकता है, उनकी मोशन को कैसे फास्ट किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये वाली ब्रांच का बेटा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी होता है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, डायनेमिक्स मीन मोशन, यानी चार्ज पार्टिकल की मोशन। इसमें हम चार्ज पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करेंगे, या जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो वाली चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बॉडी पे चार्ज कैसे पैदा होता है। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर का जो
पहला आर्टिकल है, उसमें 6-7 मेथड बताए थे कि किसी बॉडी पे कैसे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो आप चार्ज पार्टिकल के नाम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन भी चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव आयन भी चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन वही चार्ज है जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, प्रोटॉन वही है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, आपको बताया हुआ है। पॉजिटिव आयंस, किसी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वो एटम पर पॉजिटिव आयन डेवलप हो जाता है या उसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो वो नेगेटिव आयंस या नेगेटिव आयन बन जाता है। और एटम के सेंटर में जो चीज़ होती है जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट क्या चीज़ है। तो बेटा करंट के मीनिंग्स होते हैं बहाव। बहाव का मतलब किसी चीज़ का बहना। तो कौन सी चीज़ बहती है? क्या ऐसा सुना आपने कार बह रही है? तो कार तो नहीं बहती। तो बहता कौन है? एयर बहती है, यानी एयर फ्लो कर सकती है, या वाटर फ्लो कर सकता है, कोई लिक्विड फ्लो कर सकता है, या कोई गैस फ्लो करती है। तो करंट के मीनिंग्स बहाव के हैं। अगर एयर बह रही है, एयर फ्लो कर रही है, तो उसको बोलेंगे एयर करंट। अब अगर पानी फ्लो कर रहा है, कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे लिक्विड करंट। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके लिए बेटा वर्ड यूज़ किया जाएगा वाटर करंट। तो करंट के मीनिंग्स क्या हैं? जस्ट बहाव। अब हम कौन सा करंट स्टडी करेंगे इस चैप्टर में? तो आंसर है हम यहाँ पे एयर करंट नहीं डिस्कस करेंगे, वाटर करंट भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये चीज़ हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्जेस का बहाव। कोई भी चार्ज जो है जब वो मोशन में आता है, या चार्ज पार्टिकल्स हैं जब वो मोशन में आएंगे, ऐसे मूव करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, यानी चार्जेस का बहाव है। इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, करंट मीन बहाव। इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस का बहाव। अगर कहीं पर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे चल के जा रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं? वहाँ पे चार्जेस का बहाव है, या इलेक्ट्रिक करंट है, या आप कह सकते हैं वहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस है। बात समझिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चार्ज कौन से फ्लो करते हैं। तो बेटा कोई भी चार्ज जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है, इनमें से कोई चार्ज पार्टिकल भी फ्लो कर सकता है। तो सर आम तौर पर कौन से फ्लो करेंगे? बेटा आप लोग जो डिस्कस करेंगे या आप लोग जो स्टडी करेंगे, उनमें आपका वास्ता इलेक्ट्रॉन से पड़ेगा, इसके बाद आपका वास्ता पॉजिटिव आयन से पड़ेगा, और आपका वास्ता जो है नेगेटिव आयन से पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल जो फ्लो करेंगे वो कौन से हैं जो फ्लो करेंगे? या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या नेगेटिव आयन हो सकता है, या पॉजिटिव आयन हो सकता है। तो आम तौर पर यही होते हैं। अलबत्ता अगर प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं तो फिर भी हम इलेक्ट्रिक करंट ही बोलेंगे। अगर न्यूक्लियस फ्लो कर रहा है तो फिर भी इलेक्ट्रिक करंट का ही नाम दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो मोस्टली डिस्कस करेंगे, या पुत्र वो पॉजिटिव आयन होंगे, या वो नेगेटिव आयन्स फ्लो कर रहे होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होंगे। तो हमारा वास्ता इन तीनों से पड़ेगा। अलबत्ता अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, किसी बॉडी पे हो, किसी कार पे हो, किसी मशीन पे हो, किसी शख्स पे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से कोई हो। किसी बॉडी पर भी अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हमारा वास्ता इन तीनों से पड़ेगा। तो कोई भी चार्ज फ्लो कर सकता है जो मैंने ऊपर डिस्कस किए, इनके अलावा भी कोई चार्ज हो सकता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है फॉर एग्जांपल, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये मार्कर जो है ना तो इसको आप पॉजिटिव आयन कह सकते हैं, ना इसको इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ना न्यूक्लियस कह सकते हैं, इसको मार्कर ही कहेंगे। तो ये ऐसे चल के जा रही है, तो मार्कर चल के जा रही है, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इस मार्कर पर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन है? ये मार्कर है। बात समझिए कि नहीं? तो यहाँ पर भी अगर ये चार्ज ऐसे फ्लो करके जा रहा है तो बेटा इसके लिए भी इलेक्ट्रिक करंट का वर्ड यूज़ किया जा सकता है। एक बात और याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं उन चार्ज पार्टिकल्स को हम बेटा चार्ज कैरियर्स कहते हैं। अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, तो लफ्ज़ बोला जाएगा यहाँ पे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। अगर कहीं पर
नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे चार्ज कैरियर्स नेगेटिव आयन होंगे। अगर कहीं पे पॉजिटिव आयंस चल के जा रहे हैं तो वहाँ पे चार्ज कैरियर के लिए वर्ड कौन सा यूज़ किया जाएगा, पॉजिटिव आयंस। तो करंट में, जो इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं, उन्हीं चार्ज पार्टिकल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है चार्ज कैरियर। तो अब तक आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्जेस का बहाव। चार्जेस का बहाव मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब कोई भी किसी भी किस्म का चार्ज अगर ऐसे फ्लो करके जा रहा है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, जो चार्ज पार्टिकल चल के जा रहे हैं, उन चार्ज के लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा चार्ज कैरियर। बात समझ गए कि नहीं। अब ये तो करंट की थी क्वालिटेटिव डेफिनेशन। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे करंट है। अगर चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे करंट है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोई करंट नहीं है। चार्जेस हैं लेकिन चार्जेस का करंट नहीं है। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो मोशन नहीं कर रहे, हम बोलेंगे चार्जेस हैं लेकिन इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन की जाती है आमतौर पे, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। लेकिन इससे सिर्फ यही पता चलता है करंट है या नहीं है। अब अगला सवाल, अगर करंट नहीं है तो हम बोलेंगे यहाँ पे करंट कितना है, 0। लेकिन अगर वहाँ पे चार्जेस का फ्लो है, वहाँ पे कोई ना कोई करंट है, तो फौरी हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है हाउ मच इट इज़, ये कितना है, इसकी अमाउंट कितनी है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूँ कि यहाँ से लाहौर बहुत ही दूर है, तो ये क्वालिटेटिवली मैंने बता दिया कि लाहौर यहाँ से बहुत दूर है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मच इट इज़, ये कितना दूर है। तो जब आपको ये बता दी जाता है दूर है तो फौरी आप सवाल कर देंगे यार कितना दूर है। इसी तरह करंट की ये जब डेफिनेशन होगी, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। लेकिन अगला सवाल है कि कितना करंट, कैसे इसको क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन किया जाएगा। करंट कितना है, इसकी अमाउंट कितनी है, कैसे पता चलेगा कि करंट कितना है। तो इसके लिए बेटा जो डेफिनेशन बनाई उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो करंट की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है ये आप लोगों ने बेटा अब समझनी है। आपके पास यहाँ पे एक मैंने कोई वायर बना दी, ये देखिए एक मैंने ऐसे पाइप बना दी है। ये पाइप आप देख रहे हैं, आप इसको वायर कंसीडर कर लें या कुछ भी कंसीडर कर लें, ये पाइप्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये बेटा चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव करके जा रहे हैं। सारे चार्ज पार्टिकल की मोशन इस तरफ है। यहाँ पे मैंने एक दायरा लगा दिया, इसको मैंने एक सेक्शन का नाम दे दिया। ये एक सेक्शन है, सेक्शन का मतलब एक हिस्सा। तो ये पाइप का एक सेक्शन मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया ब्लैक कलर से। यहाँ पे मैं बैठ गया, मेरे पास एक स्टॉप वॉच है यानी घड़ी है, और दूसरा मैं किसी तरीके से ये चार्ज पार्टिकल जो इस तरफ जा रहे हैं, मैं किसी भी मेथड से उनकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ये जो मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया था, इस सेक्शन में से चार्ज गए, ये इधर पहुंच गया, ये भी यहाँ आ गया, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से चल के इस तरफ आ रहे हैं और आगे को चलते जा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि चार्ज पार्टिकल इस सेक्शन को क्रॉस करके इधर जा रहे हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ से जो चार्ज इस हिस्से से पार करके चला गया है वो है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मैंने इसका नाम रखा, वो 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, कितना भी हो सकता है, मैंने डेल्टा क्यू इसका नाम रख दिया। और बेटा ये नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज इस तरफ फ्लो करके गया है, इसलिए मैंने नेट चार्ज का वर्ड यूज़ किया। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ नेट चार्ज के मीनिंग्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल इस तरफ 10 चार्ज गए हैं और 2 इस तरफ चले गए हैं, तो नेट चार्ज इस तरफ कितना गया है, आंसर है नेट चार्ज इस तरफ जो गया है 10 गया था, 2 इधर गया, तो टोटल इस तरफ कितना गया, टोटल गया 8। वैसे चार्ज इस तरफ कितना गया है 10, लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूं टोटल कितना गया है, तो टोटल तो इस तरफ 8 गया है, क्योंकि 10 इस तरफ गया था, 2 वापस आ गया किसी भी तरह से। तो नेट के मीनिंग्स होते हैं कि टोटल इस तरफ कितना गया है। ठीक है, जो इस तरफ इधर आया है इस तरफ से, उसको हम माइनस कर देंगे जब नेट लेना है। बात समझ गए कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ इस तरफ से चार्ज चला जाता है 100 कूलम, लेकिन 30 कूलम इधर आ जाता है,
तो इस तरफ कितना गया 100 कूलम, लेकिन नेट चार्ज कितना गया, आंसर है 70 कूलम। तो जब नेट का वर्ड यूज़ करना है, जो इस तरफ वापस आया है आपने उसको उसमें से माइनस कर देना है। तो मैंने नेट चार्ज देखा इस तरफ जो गया है वो कितना है, डेल्टा क्यू, कितना भी हो सकता है। और मेरा पुत्र चार्ज पार्टिकल इस तरफ चल के जा रहे हैं, जैसे पानी बहता है, पानी को बहने में इस तरफ जाने में ये एक प्रोसेस है, तो जाने में कोई समय तो लगता होगा ना, इसके लिए टाइम तो लगेगा ना। तो इसको टाइम लगा 10 सेकंड 20 सेकंड कितना भी लगा, मैंने डेल्टा टी लिख दिया ऐसे। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जितना चार्ज गया है वो लिख लो यहाँ पे, और इस चार्ज को फ्लो करने में जितना समय लगा है, जितना टाइम लगा है बच्चे, वो लिख लो। हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये जो चीज़ बनी, मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। तो इस फार्मूले से मैंने एक चीज़ निकाली, देखिए क्या निकलता है। जो चार्ज इस तरफ गया वो बेटा था 50, कितना चार्ज गया इस तरफ 50, और बेटा जो उसको टाइम लगा था जाने में वो कितना था 2 सेकंड। 50 कूलम चार्ज नेट इधर चला गया है, 2 सेकंड इसको लगे, तो मेरा पुत्र आंसर कितना आ गया, सर जी 25 आंसर आ गया। तो मेरा पुत्र 25 क्या है, मैं आपको पिछले आर्टिकल्स में समझा चुका हूँ कि किस तरह जब हम दो रकमों को डिवाइड करते हैं, कैपेसिटर वाले आर्टिकल में मैंने आपको समझाया था। तो 50 क्या है, वो चार्ज जो 2 सेकंड में गया। 25 क्या है, वो वाला चार्ज जो फ्लो करके गया है 1 सेकंड में। तो बेटा करंट की ये डेफिनेशन बना दी हमने कि किसी भी सेक्शन से या किसी भी पॉइंट से या किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से या किसी भी हिस्से से जो चार्ज फ्लो करके जाता है 1 सेकंड में, क्या बोला मैंने, 1 सेकंड कह लें, यूनिट टाइम कह लें, तो उस चार्ज को हम बेटा इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे एट दिस सेक्शन या एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप लोग बैठकर कैलकुलेशन कर रहे हैं या जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन की जा रही है। तो यहाँ पे करंट कितना है, 25 है। 25 क्या है, वो चार्ज 1 सेकंड में गया। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हमने देखा वहाँ से जो चार्ज गया तेज़ हो गया किसी तरीके से, पीछे से ज़्यादा प्रेशर पड़ा, और यहाँ से जो चार्ज का फ्लो करके गया वो कितना है 100, और उसको टाइम कितना लगा 2 सेकंड। अब भी टाइम उतना ही मैंने दिया कि 2 सेकंड में देखो कितना गया। तो बेटा 2 सेकंड में 100 गया, डिवाइड किया, जवाब कितना गया 50। तो अब 50 क्या है, वो चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो करके गया है। तो अब बेटा यहाँ पे करंट कितना होगा 50। अब मैंने पीछे से प्रेशर और बढ़ाया। जब मैंने प्रेशर और बढ़ाया तो मैंने देखा यहाँ से जो चार्ज फ्लो करके जाता है 300 है, और इसको समय कितना लगता है 2 सेकंड। मैंने 2 सेकंड में चेक कर रहा हूँ, आप 3 सेकंड में भी देख सकते हैं, जितनी मर्जी देर में देख लें। मैंने 2 सेकंड में देखा 300 कूलम गया, मैंने डिवाइड किया, कितना आ गया 150। 150 क्या है बेटा, वो चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो करके गया है। तो इस हिस्से से जितना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करके जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एट दिस सेक्शन या एट दिस पॉइंट या एट दिस क्रॉस सेक्शन। बात समझ गए बेटा। तो अब हमें इस बात की समझ आ गई कि करंट को क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन करते हैं। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि करंट है या नहीं, लेकिन यहाँ से ये पता चलता है इस डेफिनेशन से कि करंट कितना है। और आपको पता है करंट के मीनिंग्स यहाँ पे क्या लिए जाएंगे क्वांटिटेटिवली, वो वाला चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो करके जाता है। और नेट चार्ज लेना है, ये मेंशन कर रहा हूँ, बड़ा अहम पॉइंट है। और सर जी हमें कैसे पता चलेगा 1 सेकंड में कितना फ्लो कर गया? बेटा जितना चार्ज भी आप फ्लो करके गया यहाँ पे लिख लें, और उस चार्ज को जाने में जितना भी समय लगा वो लिख लें। इस फार्मूला से ऑटोमेटिकली वो चार्ज आपके पास आ जाएगा जो 1 सेकंड में फ्लो करके गया है। क्या ख्याल है? तो ये फार्मूले से हमेशा जितना भी आप टाइम लगा लें लिख लें, जितना उस टाइम में चार्ज गया वो लिख लें, ऑटोमेटिकली मेरा बेटा ये फार्मूला आपको वो वाला चार्ज बता देगा जो 1 सेकंड में फ्लो करके जाता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एट दैट सेक्शन। जैसे पावर क्या होती थी, वो वाला काम जो 1 सेकंड में होता है इज कॉल्ड पावर। वेलोसिटी क्या है, वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो 1 सेकंड में कवर होता है इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब मुझे बताओ एक्सेलेरेशन क्या है, वो वाला वेलोसिटी का चेंज जो 1 सेकंड में होता है इट इज़ कॉल्ड एक्सेलेरेशन। इसी तरह जैसे हमने कैपेसिटेंस में डिफाइन किया था, जैसे हमने पोटेंशियल में डिफाइन किया था, वो वाला काम जो 1 कूलम चार्ज पे होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। इधर वो वाला चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो करके जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। इससे आपको ये पता चलेगा कि करंट कितना है। तो जितना ज़्यादा तेज़ी से चार्ज जाएगा उतना ज़्यादा चार्ज 1 सेकंड में चला जाएगा,
और जितने चार्ज चलने वाले चार्जेस ज़्यादा होंगे, आप देखें ना एक चार्ज है, ठीक है, और एक जगह पे 100 चार्ज चल के जा रहा है, तो जितने ज़्यादा चार्जेस इन्वॉल्व होंगे समझ लो उतना ज़्यादा फ्लो बन जाएगा, और जितने तेज़ी से चलेंगे उतना भी ज़्यादा ही फ्लो बनेगा। तो इस तरह बेटा आप करंट को क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन इन 1 सेकेंड। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रिक करंट की ये डेफिनेशन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ का मतलब है वो वाला चार्ज जो 1 सेकंड में जाता है, या इसको टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं, या सिंपल रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। ये कह लें चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, या रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, या चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड, या रेशो बिटवीन चार्ज फ्लोइंग टू टाइम टेकन। इन सब बातों का मतलब एक ही है, वो चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो करके जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ गए? अब मेरा पुत्र करंट को थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिकली इसका यूनिट देखेंगे क्या है। करंट का ये फार्मूला है डेल्टा के ओवर डेल्टा टी। करंट को बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आई लिख दिया। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चे? कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। कूलम पर सेकंड इसका यूनिट बन गया, ठीक है बेटा। अब मेरा पुत्र कूलम पर सेकंड को हम मिला के, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम एम्पेयर है। एम्पेयर वो बंदा है जिसने करंट पे काफ़ी काम किया था, जिसने करंट के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें बताई। एम्पेयर ने करंट की डायरेक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। तो एम्पेयर के आनर में, उनकी रिस्पेक्ट में हमने कूलम पर सेकंड को एम्पेयर का नाम दे दिया, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो बेटा ये एम्पेयर मैंने यूनिट लिख दिया इसका। आपको पता है किसी भी साइंटिस्ट के नाम से अगर यूनिट हो उसका सिंबल कैपिटल आता है, तो इसके लिए कैपिटल है। तो करंट का यूनिट क्या है? कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पेयर। एम्पेयर के लिए सिंबल क्या है? कैपिटल है। बात समझ गए पुत्र? अब ये करंट का फार्मूला भी बन गया। अब अगला सवाल पेपर में आ जाता है, डिफाइन 1 एम्पेयर। क्या है? करंट को डिफाइन करना सिखा दिया, अब आता है डिफाइन 1 एम्पेयर। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा 1 एम्पेयर को? 1 एम्पेयर करंट कब होगा? देखो, अब कोई वायर है, उसके अंदर से जो करंट है 1 एम्पेयर कब होगा? तो बेटा देखो, ये फार्मूला आपके सामने है मेरा बेटा, इसका आंसर 1 कब आएगा? इसका आंसर 1 कब आएगा? आप मुझे बताओ। ये एक ऐसी चीज़ है, ये यहाँ पर वैलिड नहीं है बल्कि हर जगह पे वैलिड होगी बेटा। इसका आंसर 1 आएगा अगर फ्लो करने वाला चार्ज कितना हो? 1 कूलम, और उसको फ्लो करने में जो समय लगे, टाइम लगे, वो भी कितना लगे? 1 सेकंड। ये भी 1, ये भी 1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप? जब किसी वायर से, किसी मटीरियल से चार्ज कितना फ्लो करे? 1 कूलम। कितना टाइम ले? 1 सेकंड। देन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। सर और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एवर 2 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन इन टाइम 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो 2 over 2 आंसर क्या आ जाएगा? 1। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ 3 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 3 सेकंड। तो अगर 3 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 3 सेकंड में, तो ये भी 3, ये भी 3, फिर भी करंट क्या है? 1 एम्पेयर। तो ये 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के कई मेथड आपको बता दिए। 2 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? आपसे पेपर में कंसेप्चुअल सवाल आ जाता है कि 2 एम्पेयर करंट कब होगा? तो आपने कहना है जब किसी भी वायर से जो चार्ज फ्लो करके गया है वो कितना हो बेटा? 2 कूलम, और कितना टाइम लगे इसको? 1 सेकंड। व्हेन एवर चार्ज ऑफ 2 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड, देन करंट थ्रू दैट वायर इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। इस तरह 2 एम्पेयर को और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? 4 कूलम। टाइम कितना लगे? 2 सेकंड। 4 over 2 आंसर कितना आएगा? 2। तो 2 एम्पेयर को डिफाइन कर लिया। इसी तरह 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, जितने मर्जी एम्पेयर को डिफाइन करते जाएं। इस तरह की वैल्यू इसकी पुट करें कि आंसर 1 एम्पेयर आ जाए, 2 एम्पेयर आ जाए। अगर 5 एम्पेयर डिफाइन करना है तो यहाँ पे इस तरह वैल्यूज पुट करें कि इसका आंसर कितना आना चाहिए? 5 एम्पेयर। तो इस तरह आप जितने मर्जी एम्पेयर की डेफिनेशन बना सकते हैं। मैंने आपको ऐसी टेक्निक सिखा दी कि आप जितने मर्जी एम्पेयर की डेफिनेशन बना सकते हो।
अब मेरा बेटा, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, याद है होगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन। इसी तरह बेटा ये आपकी बुक से थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ, लेकिन आपको आता है, ये एंट्री में बताया जाता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक होता है बेटा एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? तो बेटा अगर यहाँ से चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो हम एक छोटे से लम्हे के लिए, बहुत छोटा लम्हा, इतना छोटा कि बहुत छोटा के अप्रोचेस टू ज़ीरो, इतना छोटा कि ज़ीरो के लगभग, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के लगभग चला जाए, इतना थोड़ा टाइम। सर कितना? 0.0001 सेकंड? नहीं, इससे भी छोटा। इसको हम बता नहीं सकते कि कितना, बस यही कहते हैं दैट इज़ वेरी स्मॉल, अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो अगर हम किसी वायर में से गुजरने वाला करंट एक स्मॉल इंटरवल के लिए देखें, तो बेटा उस करंट के लिए जो वर्ड बोला जाएगा वो होगा इंस्टेंटेनियस करंट। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट थ्रू एनी वायर मटेरियल फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इंटरवल शुड बी अप्रोचेस टू ज़ीरो, दैट करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। अब एवरेज करंट क्या होगा? एवरेज करंट में ये लिमिट नहीं है कि टाइम आपने बहुत स्मॉल लेना है। अब यहाँ पे बैठे हैं आप, उसमें देखते हैं कितना चार्ज फ्लो करके गया है, तो टोटल चार्ज जो फ्लो करके गया वो लिख लें, और टोटल बटे में जिसको टाइम लगा वो लिख लें। टोटल चार्ज बटा टोटल टाइम, वो करंट जो होता है उसको बोलते हैं एवरेज करंट। बस दोनों में फ़र्क ये है कि वो एक लम्हे के लिए देखा जाता है, इसमें टाइम फिक्स नहीं है, इसमें आप जितने मर्जी टाइम के लिए देख लें, आधे घंटे के लिए चार्ज गिन लें, 5 मिनट का चार्ज गिन लें, 10 सेकंड का गिन लें, 20 सेकंड गिन लें, इसमें हमने टोटल चार्ज बटा टोटल टाइम देखना होता है। तो इससे आपको जो मिलता है एवरेज करंट, इससे जो मिलता है इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस हो चाहे एवरेज हो, दोनों करंट के मीनिंग्स यही हैं कि वो वाला चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो करके जा रहा है। बात समझ गए बेटा? बस इसमें टाइम इंटरवल की कंडीशन का डिफरेंस आ जाता है। अब अगला सवाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम किसी वायर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है, क्या हम उसको आंखों से देख सकते हैं? तो आंसर है नहीं, करंट को हम आंखों से नहीं देख सकते। कभी आपने देखा हो सामने बाजार में तार है और उस तार में देखें कि वो देखें जी करंट चल के जा रहा है। कभी आपने अपने घरों में आने वाली जो वायर्स हैं उसके अंदर देखा हो करंट चलता हुआ, कभी आपको करंट दिखाई दिया? आंसर नहीं, करंट दिखाई नहीं देता। तो फिर हमें कैसे पता चलता है? तो करंट को बेटा डिटेक्ट किया जा सकता है करंट के इफेक्ट से। करंट के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इसको हम करंट के एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी कहते हैं। ये मैं डिटेल्ड आपको पढ़ाऊंगा और हर करंट के इफेक्ट पे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। करंट का बेटा एक केमिकल इफेक्ट होता है, ये केमिकल रिएक्शन करवाता है या केमिकली चेंज पैदा करता है। करंट से हीट पैदा होती है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड यानी मकनातीस बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और करंट का एक और फैक्ट भी है, शॉक। आप ऐसे हाथ लगा दें एक दफ़ा किस वायर में से, तो अगर आपकी बॉडी में अगर करंट फ्लो किया है तो आपको एक शॉक लगेगा, झटका लगेगा, लगा होगा तकरीबन हर किसी ने टेस्ट तो किया है ना। तो ये करंट के कुछ इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट से हम करंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो बेटा करंट को हम देख नहीं सकते, लेकिन जहाँ से करंट फ्लो होता है कुछ उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ असरात पैदा करता है। हम उन असरात से पता चला लेते हैं कि यहाँ पे करंट है या नहीं, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। और इन्हीं इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल करके हम करंट को मेजर करने वाली मशीनें भी बनाएंगे कि करंट कितना है, कितना नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। तो ये डिटेक्शन का प्रोसेस ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, चैप्टर नंबर जो है आपका 14, वहाँ भी स्टडी किया जाएगा और इसी चैप्टर में मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा भी। अब अगला सवाल, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप पूछेंगे सर अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो कैसे? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि करंट की डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन ये मैं अगले आर्टिकल में जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें आपको बताऊंगा, करंट की डायरेक्शन के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं वो क्लियर करूंगा। करंट की डायरेक्शन की बात की जाए तो होती है, ठीक है। अगर ये बात की जाए वेक्टर है या स्केलर है, तो बेटा ये स्केलर है, डायरेक्शन भी होती है फिर भी स्केलर है। तो आप कहेंगे सर जी जिसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होता है, तो गलत है, आपको किसने ऐसा पढ़ा दिया। हर वेक्टर की डायरेक्शन होती है, लेकिन हर वो चीज़ जिसकी डायरेक्शन है वो वेक्टर हो ज़रूरी नहीं है। वेक्टर उसको कहते हैं
जो वेक्टर्स के रूल को ओबे करे। अब करंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वायर है, इसमें ये करंट कितना जा रहा है 2 एम्पेयर, और ये एक वायर है, इसमें भी करंट कितना जा रहा है 2 एम्पेयर। दोनों वायर्स को मिला दिया 2 और 2, इसमें मैंने चेक किया कितना हो गया 4 एम्पेयर। बात समझ गए। फिर मैंने क्या किया, इन वायर्स को मैंने ना इस डायरेक्शन में कर दिया और इस वायर को इस डायरेक्शन में कर दिया। इसमें भी 2 एम्पेयर, इसमें 2 एम्पेयर। जब मैंने इस वायर में चेक किया कितना 4 एम्पेयर। अब मैंने क्या किया, इस वायर को ना ऐसे लगा दिया, ये देखें, इस वायर को ऐसे लगा दिया, इस वायर को ऐसे लगा दिया। इसमें करंट कितना आ रहा है 2 एम्पेयर, इसमें करंट कितना आ रहा है 2 एम्पेयर। जब मैंने इस वायर में चेक किया कितना है 4 एम्पेयर। तो आपने क्या देखा कि मैंने वायर को ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, मैंने इन वायर्स की डायरेक्शन चेंज की, कभी इसको ऐसे लगाया, कभी ऐसे लगाया, कभी ऐसे लगाया। आप जैसे मर्जी इनको लगा लें। इसमें 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, जो नेक्स्ट करंट फॉरवर्ड होना है वो कितना है 4 एम्पेयर। तो ये वायर्स की डायरेक्शन चेंज करने से क्या टोटल अमाउंट पे कोई इफेक्ट आया? आंसर है नहीं। तो यहाँ पर बेटा 2 और 2 कितना है, तो बेटा यहाँ पे 2 और 2 कितना है 4 आ रहा है। हमेशा वायर्स की डायरेक्शन चेंज करने से जो टोटल करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ डायरेक्शन का चेंज होना उसके टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। सो यहाँ पे जो करंट है बेटा इसको हम स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। ये बिल्कुल स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह ऐड हो रहा है। अब वेक्टर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ये फोर्स है 2 न्यूटन, ये फोर्स है 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, दोनों को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट बनेगी वो 4 न्यूटन बनेगी। बात समझ गए। अब मैं यही दो वेक्टर अगर हैं, ये 2 न्यूटन है और बेटा ये भी कितना है 2 न्यूटन, जब इनको इस तरह मिलाऊंगा मैं तो बेटा 2 न्यूटन 2 न्यूटन, अब 4 नहीं आना इसका आंसर। अब इसका आंसर जो है वो पहले से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 और 2 यहाँ कितना आ रहा है 3 न्यूटन। अब इसी वेक्टर को जो फोर्स का ये 2 न्यूटन, इसको मैंने इधर लगा दी, ये भी कितना है 2 न्यूटन। अब जो इसका रिजल्टेंट है ये भी 2 न्यूटन है। अब ऐसे भी हो सकता है कि फोर्स इस तरफ लगी 2 न्यूटन, इस तरफ फोर्स लगी 2 न्यूटन, नेट फोर्स कितनी है 0। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पहले डायरेक्शन इधर इधर रखी 2 और 2 4 है, डायरेक्शन इधर इधर रख दी 2 और 2 3 है, डायरेक्शन इधर इधर कर दी 2 और 2 कितना है 0। तो जो वेक्टर होता है उसमें अगर उसके कंपोनेंट्स की यानी जिनको हम जमा कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो बेटा जो टोटल होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन करंट में हमने दो वायर्स को मिला के जब तीसरी वायर में टोटल करंट इकट्ठा किया तो वायर्स को जैसे मर्जी हमने मिला के देखा, जो वायर में जो नेक्स्ट वायर थी उसमें करंट हमेशा 2 और 2 4 ही आ रहा था। डायरेक्शन चेंज करने से टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इसलिए हमने कहा करंट की डायरेक्शन ज़रूर है लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से जो उसका सम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो करंट जो है वो स्केलर की तरह ऐड होता है, तो इसलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर होता तो फिर वायर्स की डायरेक्शन चेंज करने से लाजमन टोटल करंट पर इफेक्ट आता। सो आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट अपने ब्रेन में फिट कर लेना है, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझिए, अगर ये वेक्टर होता तो लाजमन सम्मत बदलने से वायर की टोटल करंट पे इफेक्ट आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट जो होता है हम अपने घरों में चीज़ें चलाते हैं, कौन कौन सी चीज़ कितना कितना करंट लेती है या कितना करंट उससे फ्लो करता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, याद रख लें। मेरे घर में 1 टन का एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर। बेटा ये तकरीबन जो है 6 एम्पेयर करंट लेता है, 6 एम्पेयर। और आपके घर में जो पंप होता है, मोटर पंप जो पानी वाला है, इसमें से जो करंट फ्लो करता है ये बेटा तकरीबन 4 एम्पेयर होता है। आपके घर में जो वॉशिंग मशीन होती है उसका करंट 1.5 एम्पेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा और भी लिख लें, नोट कर लें। जो आपके घर में टीवी है वो जो करंट लेता है वो उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पर जो टीवी ने करंट लेना है वो 1 एम्पेयर है। फिर आपके घर में जो माइक्रो ओवन है वो 2.5 एम्पेयर करंट लेता है। आपके घर में जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र का करंट जो डीप फ्रीज़र है वो 2 एम्पेयर लेता है, और जो लॉन्ग फ्रीज़र है डीप नहीं है वो तकरीबन 1.5 एम्पेयर लेता है। इस तरह आपके घरों में अगर 200 वाट का बल्ब है वो तकरीबन 1 एम्पेयर करंट लेता है। आपके घर में जो सीलिंग फ़ैन है, छत वाला पंखा है, ये तकरीबन 0.4 एम्पेयर लेता है। जो आपके घर में एनर्जी सेवर लगा होता है
जो 20-22 वाट का है वो शायद 0.1 एम्पेयर करंट लेता है। जो मोबाइल फ़ोन का चार्जर है वो बहुत ही थोड़ा करंट लेता है, वो मिली में चला जाता है। इसके बाद जो आपके घर में पेडेस्टल फ़ैन होता है, फर्शी पंखा, उसका करंट तकरीबन 0.75 एम्पेयर होता है। जो आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है, कपड़े इस्त्री करने वाली जो चीज़ होती है, वो बेटा जो करंट लेती है वो तकरीबन 4.5 एम्पेयर करंट लेती है। अब बेटा आपको स्टडी करना है टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, कि करंट की कौन कौन सी किस्में हैं। तो बेटा करंट को हम कई तरह से कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कह दिया था इंस्टेंटेनियस एवरेज। यहाँ पर करंट को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, एक होता है AC, एक होता है DC। AC मीन अल्टरनेटिंग करंट, DC मीन डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट पे एक पूरा चैप्टर नंबर 16 है। ये ऐसा करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हर टाइम बदलती है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, हर टाइम कंटिन्यूसली उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है और इसकी डायरेक्शन भी एक ख़ास इंटरवल के बाद चेंज होती है। इसके बारे में मैं यहाँ डीप नहीं जाऊँगा, इस पर पूरा चैप्टर नंबर 16 है। ये ऐसा करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग, यानी बदलने वाला या बदलता हुआ। अब दूसरा करंट कौन सा होता है बेटा, वो होता है डायरेक्ट करंट। इसको हम DC भी कहते हैं, ठीक है, DC करंट भी कह देते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो DC है, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की भी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं। एक होता है स्मूथ DC। DC की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स, स्मूथ DC, आगे कौन सा है? रिपलिंग DC। वैसे इसकी भी टाइप्स हैं, ये अलग से पढ़ेंगे हम, इसको छोड़ दें फिलहाल। DC की आगे टाइप्स हैं स्मूथ DC, दूसरा कौन सा है? रिपलिंग DC। स्मूथ DC में क्या होता है? स्मूथ DC ऐसा करंट होता है जो फिक्स रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। अभी देखा कितना है? 5 एम्पेयर, फिर देखा 5 एम्पेयर, फिर देखा, यानी जितना मर्जी समय गुजरता जाए इस करंट की जो वैल्यू है ना बढ़ती है ना कम होती है। दिस इज़ कॉल्ड स्मूथ DC, या इसको स्टेडी करंट भी कहते हैं। लिख लें, स्टेडी करंट रिमेन्स फिक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये करंट ना बढ़ता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इधर करंट ले लें, इधर टाइम ले लें। ये ग्राफ देखें, स्ट्रेट लाइन है, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। टाइम बढ़ता जा रहा है तो करंट क्या है? जितना है उतना ही रहेगा। तो ये वाला करंट जो है स्मूथ DC है, उसका ही मैंने ग्राफ बना दिया। अब रिपलिंग DC क्या होता है? रिपलिंग DC ऐसा होता है जिसमें ये टाइम है, ये करंट है, जैसे जैसे समय गुजरेगा करंट बढ़ेगा, कम होएगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा। इसको हम बोलते हैं रिपलिंग DC। क्या बोलेंगे इसको? रिपलिंग DC। इसको हम चैप्टर नंबर 18 में जाके स्टडी करेंगे। तो आज बेटा मैंने आपको जस्ट चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन दिया, और जो चैप्टर नंबर 13 के बारे में पहली डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक करंट, मैंने जस्ट आज इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें करंट की डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा और सारी बातें होंगी। सो आज के आर्टिकल में क्या क्या स्टडी किया? इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, चार्ज कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है, करंट की कितनी टाइप्स हैं, हम कौन सा करंट स्टडी कर रहे हैं, जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं उनको चार्ज कैरियर्स कहते हैं, हम इसको क्वांटिटेटिवली कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर करंट का यूनिट क्या है, फिर हम 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, एवरेज करंट क्या है, करंट को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये मैंने वजह विद रीज़न एक्सप्लेन किया। और मैंने आपको आपके घर में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट चीज़ें जो आपके घर में चलती हैं उनका बताया कि वो कितने कितने एम्पेयर करंट लेती हैं। फिर बेटा मैंने करंट की टाइप्स बताई, AC DC, फिर DC की 2 टाइप्स के आपके साथ डिस्कस की। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।